अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्टरलाइजेशन। इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ मैं। तो इस पीपीटी में हम जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं वो है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन में आएगा आपका सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर। आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा भी है ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं। तो सिंपल से अगर मैं बात करूं, अगर डिफ्यूजन की बात करूं, डिफ्यूजन किसको बोलते हैं कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन जाती है जहाँ पर, तो उसको क्या बोलते हैं आप, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन आप सबको पता है। मान लीजिए किसी कमरे में अगर मैं गैस स्प्रे कर दूं और वो गैस एक कोने में स्प्रे करूंगा तो दूसरे कोने तक उसकी खुशबू आएगी। तो मतलब कि एक कोने में ज़्यादा कंसंट्रेशन थी इसकी सोल्यूट की, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गई। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बात करूं ऑस्मोटिक व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में आपको पता है कि क्या है, सिंपल सा है। आपके पास सेमी परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है, और ये क्या है आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कारण क्या है आपका, लिक्विड फ्लो करता है। ठीक है, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करें हम, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, व्हेन टू सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, व्हेन टू सॉल्यूशन विद डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वाटर पासिस थ्रू द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आपका वाटर जाएगा। और खासकर अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली होता क्या है बच्चों, मान लीजिए बीकर है और आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका सोल्यूट पड़ा है और ये आपका सोलवेंट है दोनों जगह, ये आपका पूरा सोलवेंट है दोनों जगह। तो इसमें क्या होगा, इसमें ट्रैवल क्या करेगा, सोल्यूट नहीं करेगा, बेसिकली सोलवेंट का आपका ट्रैवल होगा ताकि वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन को इक्वलाइज कर सके। ठीक है, दोनों जगह। तो इसमें यहाँ पे सोलवेंट ट्रैवल करेगा। आपको पता है कि सोल्यूट तो जा नहीं पाएगा क्योंकि बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी हुई है। ठीक है, तो इसमें सोल्यूट आपका सोलवेंट ट्रैवल करेगा। सोलवेंट क्या होगा, वाटर होगा आपका। ठीक है, जिसमें आप मिला रहे हो, जिसमें मिल रहा है। ठीक है, जिस तरह मान लीजिए अगर पानी है, पानी में अगर चीनी डालेंगे तो चीनी क्या है आपका, सोल्यूट है, और पानी क्या है, सोलवेंट है। तो इसी प्रकार ऑस्मोसिस में क्या रहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है आपका, और आपका सोलवेंट ट्रेवल करेगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ताकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन को इक्वलाइज कर सकें। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, ये जो टेक्निक है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी स्टरलाइजेशन के काम आती है। स्टरलाइजेशन के काम कैसे आएगी, ये आपके बेसिकली माइक्रोब्स पे इस्तेमाल करा जाता है। आपको पता है कि सोल्यूट कंसंट्रेशन विद माइक्रोबियल सेल्स कितना है, 0.95% है। तो 0.95% सोल्यूट की कंसंट्रेशन है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कंसंट्रेटेड सोल्यूट पड़ा हुआ, ठीक है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया, इसमें 0.95 सोल्यूट की परसेंटेज बता रहा है। दस इफ सेल्स आर एक्सपोज टू सोल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट, अगर मैं इस माइक्रोऑर्गेनिजम्स को एक बीकर में डाल दूं जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है। अब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के कारण क्या होगा, क्या होगा बच्चों, जो उसका वाटर है वो इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो वाटर है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, आपको पता है कि भी सोलवेंट ही ट्रैवल करेगा, तो सोलवेंट क्या है, वाटर है, आप सबको पता है। ठीक है, क्योंकि बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और बैक्टीरिया की अगर सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। Thus, if cell are exposed to solution with high solute concentration, water will be drawn out of cell and cell will die. The phenomena is called plasmolysis. The pressure built up within a cell as a result of water intake is termed as osmotic pressure. तो इस प्रेशर को क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये एक तरीका है क्या करने का, मारने का माइक्रोऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल आपके पिकल्स हैं, पिकल्स में एग्जांपल ले सकते हैं। पिकल्स में हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और शुगर डालते हैं। ठीक है, डालते हैं ना साल्ट और शुगर, तो साल्ट और शुगर क्या करेंगे, प्लाज्मोलाइसिस करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वाटर कंटेंट होगा जो सेल के अंदर वो सारा बाहर आ जाएगा। वाटर कंटेंट के बाहर आने से क्या होगा, अब बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, डेड हो जाएगा, क्योंकि उसकी वाटर जरूरी है, साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए वाटर जरूरी होता है। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका रेडिएशन की स्टरलाइजेशन। रेडिएशन से कैसे स्टरलाइजेशन करते हैं? एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस इन वैरायटी ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड रेडिएशन। आप सबको पता है कि स्पेस में कोई भी अगर ट्रांसमिटेड कोई आपका एनर्जी है तो उसको क्या बोलेंगे? रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें आपके सोर्सेज ऑफ रेडिएशन कौन कौन से हुए? सोर्सेज ऑफ रेडिएशन आपका यूवी है, ठीक है, यूवी आ गया। आयोनाइजिंग में कौन कौन से आ गए? आपके एक्स रेज आ गए, गामा रेज आ गए, कैथोड, ठीक है। स्टरलाइजेशन बाय यूवी रेडिएशन की अगर हम बात करें, द यूवी पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स ऑल रेडिएशन फ्रॉम 150 टू 3900 एंगस्ट्रॉम। तो 150 से लेके 39 एंगस्ट्रॉम तक आपका यूवी स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और जो एंटी माइक्रोवेल एक्टिविटी ऑफ यूवी लाइट डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ, ठीक है। तो एंटी माइक्रोवेल एक्टिविटी यूवी की किस पे डिपेंड करेगी? वेवलेंथ पे। और मैक्सिमम वेवलेंथ किस पे एक्टिवेट है? मैक्सिमम वेवलेंथ वो कौन सी है जिस पे आप यूवी की, जिस पे माइक्रोबियल की ग्रोथ कम हो सकती है, मर जाएंगे, वो है 265 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं यूवी की रेडिएशन 260 नैनोमीटर वेवलेंथ पे, ताकि हम बैक्टीरिया को मार सकें। द वेवलेंथ ऑफ 265 नैनोमीटर एंड द एडजस्टेंट वेवलेंथ जो इसके आसपास की है आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड डिसरप्शन ऑफ वाइटल मॉलिक्यूल कॉज फैटल डैमेज टू माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या होगा? ये जो वेवलेंथ है 250 265 या 260 270 तक इसके आसपास की वेवलेंथ क्या करेगी? जो बेसिकली आपको पता है कि बैक्टीरिया है, आपको पता है बैक्टीरिया के पास क्या है? डीएनए है, ठीक है। सॉरी, आपको पता है कि बैक्टीरिया के पास क्या है? डीएनए है। तो डीएनए की एक प्रॉपर्टी है कि ये एब्जॉर्ब करता है ये वेवलेंथ 265 नैनोमीटर की यूवी की। अब ये मान लीजिए डीएनए ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, ये वेवलेंथ, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? ये रप्चर हो जाएगा, डीएनए डाइमर्स बन जाएंगे, ठीक है, जो कि हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा? अनस्टेबिलिटी आने के कारण रेप्लिकेशन रुक जाएगी बैक्टीरिया के अंदर और आपका बैक्टीरिया मर जाएगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी आर मेनली अकर्स इन पायरेमिडीन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये देखिए, न्यूक्लिक एसिड आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए बनाता है, उसमें पायरेमिडीन जो होता है रेजिड्यू, ठीक है, विच आर चेंज टू पैरामिडीन डाइमर। मैंने आपको भी बताया कि पैरामिडीन डाइमर बन जाते हैं, ठीक है। पहले सिंगल पैरामिडीन है, वो पैरामिडीन डाइमर बन गया और ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, डीएनए के अंदर, जिसके कारण क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन आपकी हॉल्ट कर जाएगी, विच हॉल्ट्स द डीएनए रेप्लिकेशन एंड कॉजेज म्यूटेशन, जिसके कारण म्यूटेशन हो जाएगी और म्यूटेशन से सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि म्यूटेशन एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन है ऑफ सेल्स की, जिसके कारण आपका बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ये सोर्सेज ऑफ रेडिएशंस थे। उसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो एप्लीकेशंस में क्या आएगा इसका? स्टरलाइजेशन ऑफ एयर टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टरलाइजेशन की एयर। टू मेंटेन एसेप्टिक एरिया, इंडस्ट्रीज के अंदर एसेप्टिक एरिया मेंटेन करते हैं। यूज ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस बिफोर पैकेजिंग, ठीक है। थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिनको आप हीट नहीं कर सकते, जिनको हीट नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए अल्टरनेट क्या है? आप उस पर यूवी रेज डाल दीजिए और वो स्टरलाइज हो जाएंगे, ठीक है। और सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं, जिस तरह लेमिनार एयर फ्लो है, वो आप बाद में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं हम। डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चों इसकी? इसकी मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि ये कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है, यूवी जो आपका यूवी रेज होती है, अगर आप इसमें बड़ा केयरफुली काम करना पड़ता है। इट इज़ कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन। दूसरी इसका डिसएडवांटेज है इसका लो पेनिट्रेशन पावर है, ठीक है, इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है। और लेस इफेक्टिव इन हाई ह्यूमिड कंडीशन, और ये हाई ह्यूमिड कंडीशन में बहुत ज़्यादा लेस इफेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो कहीं पे, ठीक है। तो इसके मेन डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट अगर बात करें हम स्टरलाइजेशन बाय आयनाइजेशन रेडिएशन, तो आयनाइजेशन रेडिएशन आप लोगों से सबको पता है कि एक्स रेज है, गामा रेज है, कैथोड रेज है, ठीक है। तो धीरे धीरे इनको पढ़ते हैं। चलिए, एक्स रेज के बारे में बात करें, ये भी आप लिथल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। एक अच्छी बात क्या है, इनके लिए एडवांटेजेस क्या है कि ये इनका क्या होता है? हाई एफिशिएंट एनर्जी होती है और इनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। हाई पेनिट्रेशन एबिलिटी है, ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी कम होगी, ठीक है। इसकी वेवलेंथ कम है मगर पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, किसकी? एक्सरेज की। दे आर इम्प्रैक्टिकल फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन। हालांकि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है,
क्यों? बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इन क्वांटिटी। एक तो सबसे महंगा है ये, इसको बड़ी कॉस्टली प्रोसेसेस है अगर आप एक्सरे को इकट्ठा करें या फिर ठीक है यूज़ करें। एंड दे आर डिफिकल्ट यूटिलाइज एफिशिएंटली सिंस द रेडिएशन आर गिवन ऑफ इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब क्या है, एक तो कॉस्टली है और दूसरा इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है एक्सरेज को, क्योंकि क्या है ये एक जगह फोकस नहीं होती। देखिए इस तरीके से करके निकलती हैं, अगर एक जगह फोकस्ड होती तो हम इसको यूज़ कर सकते थे, मगर देखिए कितनी किस तरह फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ सोर्स। तो उसको फोकस करना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद आता है गामा रेज के बारे में। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का रेडियो आइसोटॉप से मिलता है आपका। वैन द अनस्टेबल एटम्स ऑफ आइसोटॉप्स डिसइंटीग्रेट, जब अनस्टेबल एटम किसका आइसोटॉप का डिसइंटीग्रेट या टूटेगा, दे एमिट 2 गामा रेज इन सक्सेशन। तो 2 टाइप की गामा रेज निकलेंगी, ठीक है, कोबाल्ट 60 से। दिस रेडियंट एनर्जी पार्टिकल्स मेक डायरेक्ट हिट ऑन डीएनए। अब ये क्या है, ये डायरेक्ट डीएनए पे हिट करेंगी ये रेस। डीएनए किसके? माइक्रोब्स के, ठीक है। बैक्टीरियल सेल कॉजिंग आयोनाइजेशन विच रिजल्ट इन डेथ ऑफ सेल्स, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या है? दीज आर हाई वोल्टेज पोटेंशियल इज एस्टेब्लिश्ड when a high voltage potential is established between cathode and anode in an evacuated tube, the cathode emit the beam of electron called cathode rays, ठीक है। अब क्या होगा, कैथोड और एनोड के बीच में जब आपने हाई वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करा, ठीक है, उसको क्रिएट करने के बाद कैथोड क्या एमिट करेगी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन बीम। These electrons are accelerated to extremely high velocity। अब इनकी क्या है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम की, इन सच ए वे दैट दे कैन इफेक्ट बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल। तो एक खास बात क्या है, एक तो आपकी बायोलॉजिकल जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय करेगी, और एक नॉन बायोलॉजिकल है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये कैथोड रेज इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो एप्लीकेशंस क्या है इसकी, प्लास्टिक सिरिंजेस हो गई, हाइपोडर्मिक नीडल्स होगी, ब्लेड्स हो गए, थर्मोलेबाइल हो गए, मेडिकल मेडिकेमेंट्स हो गए, यूज़ ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ बोन और टिश्यू ट्रांसप्लांट में भी आपका कैथोड रेज काम आता है। आप इन सब की स्टरलाइजेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कैथोड रेज। उसके बाद आता है आपका स्टरलाइजेशन यूजिंग केमिकल डिसइंफेक्टेंट। तो केमिकल डिसइंफेक्टेंट आपको पता है कि डिसइंफेक्टेंट क्या कौन से होते हैं, जो सरफेस की स्टरलाइजेशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है, वो केमिकल कंपाउंड्स, उनको डिसइंफेक्टेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले केमिकल डिसइंफेक्टेंट में फिनॉल और फिनोलिक कंपाउंड। फिनॉल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जोसेफ लिस्टर, ठीक है, जोसेफ लिस्टर ने सबसे पहले यूज़ किया था फिनॉल को, और जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ सर्जरी इज जोसेफ लिस्टर। और इन्होंने क्यों यूज़ किया था फिनॉल को, क्यों? क्योंकि जब ये अपने सर्जरी कर रहे थे तो सर्जरी के दौरान ये यूज़ कर रहे थे ताकि आपका इन्फेक्शन बहुत कम हो उस जगह पर, ठीक है। तो फिनॉल इज स्टैंडर्ड अगेंस्ट अदर डिसइंफेक्टेंट ऑफ सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर टू कंपेयर देयर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो हम फिनॉल को बेसिकली एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई अपना केमिकल है, ठीक है, और उस केमिकल का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल फिनॉल जैसा है, तो मैं फिनॉल को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो फिनॉल से ही मैं कंपेयर करूँगा अपने जो मैं बनाना जा रहा हूँ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, कि वो कितना इफेक्टिव है या नहीं है। तो फिनॉल को हम एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है। दिस दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड फिनोल कोफिशिएंट, और जो मैंने आपको ये अभी बताया इसको बोलते हैं फिनोल कोफिशिएंट, ठीक है। इस फिनोल कोफिशिएंट की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी और उतनी ही ज़्यादा मतलब आपकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर इस टेबल को देखिए, यहाँ पे आप नेम ऑफ फिनोल डेरिवेटिव्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, और इनके अलग अलग बैक्टीरिया पे फिनोल कोफिशिएंट दिए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिनोल कोफिशिएंट किसी का 1 दिया है, किसी का 2.2 दिया है, किसी का 2.3 दिया है, अलग अलग दिया है। जितना ज़्यादा फिनोल कोफिशिएंट है वो उतना ही ज़्यादा उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफाई करे गए अलग अलग डिसइंफेक्टेंट से। ये मान लीजिए फिनॉल, क्रिसोल, एम क्रिसोल, ये सारे आपके सामने मेंशन है, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। फिनॉल आपको सबको पता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH आता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो लग लग रहे हैं ना फिनॉल के ऊपर, ये भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इन्हांस करते हैं, ठीक है।
A 5% of aqueous solution of phenol rapidly kills the vegetative cell but not spores. अब एक और बात बहुत जरूरी है कि 5% जो सोल्यूशन फिनोल का है उससे हम सिर्फ वेजिटेटिव सेल मार सकते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल कौन से होते हैं? जो एक्टिव सेल्स होते हैं। हम इससे स्पोर्स नहीं मार सकते, क्योंकि स्पोर्स कौन से हैं? स्पोर्स एक वो सेल्स है जो डोरमेंट कंडीशन में गए होते हैं, ठीक है, रिसेसिव कंडीशंस में है। The antimicrobial activity is enhanced by addition of chemical substitution in phenol ring. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, एनहांस होती है जब आप फिनॉल रिंग, ये आपका फिनॉल है मान लीजिए, ठीक है। अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे ग्रुप लगते रहेंगे इसकी एक्टिविटी वैसे वैसे बढ़ती रहेगी, ठीक है। और इनके नाम आपके सामने है सबके, फिनॉल, ओक्रिसोल, एमक्रिसोल, ठीक है, हेक्साइल सोर्सिनोल, ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल में आप एक ले लीजिए, हेक्साइल रिसोर्सिनोल है, ठीक है। अब कोई प्रोडक्ट है ग्लिसरीन इन वाटर करके मैन्युफैक्चर होता है अगर मान लीजिए, तो उसमें हेक्साइल रिसोर्सिनोल है। इसके क्या है, कौन सी एक्टिविटी है इसकी? एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, ठीक है। किसके कारण है? हेक्साइल रिसोर्सिनोल के कारण, क्योंकि ये फिनॉल या फिनोलिक कंपाउंड है। उसके बाद बात करें हम अल्कोहल्स की, ठीक है। अब अल्कोहल्स भी केमिकल्स में हम पढ़ रहे हैं, केमिकल डिसइंफेक्टेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल इन कंसंट्रेशन बिटवीन 50 to 90% इज इफेक्टिव अगेंस्ट वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। तो 50 से 90% इफेक्टिव रहता है वेजिटेटिव सेल्स के लिए अल्कोहल। मगर आपको पता है कि हम सिर्फ 70% ही अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ 70% ऑफ इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं। इसका कारण क्या है बच्चों? इसका सबसे ज़्यादा कारण ये है, मान लीजिए आपका बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के पास क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन, सबसे बाहर की लेयर, मैंने आप सबको बताया था, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं 100% इथेनॉल यूज़ कर रहा हूँ और एक जगह 70% इथेनॉल यूज़ कर रहा हूँ। 70% इथेनॉल यूज़ करने से क्या होगा? ये 70% इथेनॉल में आपका 70% अल्कोहल होगा और प्लस 30% वाटर होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको डाला तो ये क्या है, जो सबकी सेल वॉल है इसको आराम से, सेल वॉल के लिए परमिएबल है, ये आराम से चला जाएगा सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल के अंदर जाने के बाद जितने भी लिपिड्स या फॉस्फोलिपिड कम्प्लेक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, ओके। मगर अगर मैं बात करूं 100% इथाइल अल्कोहल की, ये क्या होगा? जैसे ही मैंने इसको सेल वॉल पे डाला, अब क्या हो गया? सेल वॉल रिजिड हो गई, एकदम से सख्त हो जाएगी, ठीक है। शॉक मिलेगा उसको, एकदम से सख्त हो जाएगी और वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी अंदर। यही कारण है कि हम 70% इथेनॉल यूज़ करते हैं। अब जब पेनिट्रेशन ही नहीं हो पाएगी आपकी इथेनॉल की 100%, तो आपका बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं यूज़, हमेशा 70% इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, करते हैं हमेशा, ठीक है। ये आपके वाइवा में क्वेश्चन हमेशा आएगा, ठीक है, कि वाई वी आर यूजिंग 70% इथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल इज लेस बैक्टीरिसाइडल एज कम्पेयर टू इथाइल अल्कोहल, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल की एक्टिविटी थोड़ी कम रहती है एज कम्पेरिजन टू इथाइल अल्कोहल। मोर ओवर मिथाइल अल्कोहल इज हाईली पॉइजनस, और मिथाइल अल्कोहल आप सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। क्यों पॉइजनस है? क्योंकि हमारे ब्लड के साथ मिलके जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम कर देगा हमारे हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो ये कारण है इसका। और एक और है, वेयर द हायर एल्कोहल लाइक, अब जो हायर एल्कोहल है अदर देन इथाइल अल्कोहल लाइक प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एमाइल, ठीक है, ये इनकी ज़्यादा मोर जर्मिसाइडल एक्टिविटी होती है, ठीक है। पर ये कॉस्टली भी होते हैं, इसलिए मैक्सिमम हम क्या है 70% इथेनॉल यूज़ करते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है इनका? 70%, मैंने आपको समझा दिया था, यही है 70% इथाइल अल्कोहल परमिएट द सेल वॉल, ठीक है। 70% इथाइल अल्कोहल क्या है, सेल वॉल के अंदर चला जाता है एंड डैमेज द लिपिड कॉम्प्लेक्सेस, लिपिड कॉम्प्लेक्स को डैमेज कर देगा एंड डिनेचर द बैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरिया के प्रोटीन को खत्म कर देगा, ठीक है। ऑल्दो यूजिंग 100% ethyl alcohol does not allow it to do penetrate the cell wall as it become rigid। 100% अल्कोहल हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो 100% अल्कोहल सेल वॉल के अंदर जा नहीं पाएगी, क्योंकि उससे सेल वॉल पहले से ही रिजिड हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ हैलोजेंस की बात करें, ये भी केमिकल्स हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल मैं टिंचर ऑफ आयोडीन लेता हूँ, ठीक है। आपने सुना होगा टिंचर आयोडीन लगाना, ठीक है, खासकर ये स्किन में लगाया जाता है जख्मों पर। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड इफेक्टिव जर्मिसाइडल एजेंट वेयर इट्स प्योर फॉर्म इज ब्लूइश ब्लैक क्रिस्टलाइन, ये ब्लूइश ब्लैक क्रिस्टलाइन पाउडर है, ठीक है, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, रेडिली सोल्यूबल, थोड़ा बहुत सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, मगर हाईली सोल्यूबल किस में है? अल्कोहल्स में। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब आप सोचिए, तो फिर ऑक्सीजन को खत्म कर देगा जहाँ पे भी होगा। विच कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक कंपाउंड्स, ठीक है, सच एज प्रोटीन्स विद सल्फाहाइड्रिल ग्रुप एंड दस शो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी।
अब बच्चों एक बात आप याद रखना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं स्पेशली उनमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एंजाइम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनके पास क्या होता है, सल्फाहाइड्राइल ग्रुप। तो हमारा टारगेट क्या रहता है, इस सल्फाहाइड्राइल ग्रुप को इनएक्टिवेट कर देना या फिर रिप्लेस कर देना किसी और से, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो एंजाइम्स रहते हैं, तो हमारा ये टारगेट रहता है कि सल्फाहाइड्राइल ग्रुप को कैसे डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशंस की बात करें अगर हम, तो एप्लीकेशंस क्या है इनके हैलोजेंस की, हैविंग बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी, दे आल्सो पोजेसिस स्पोरोसाइडल एक्टिविटी बट इट्स रेट डिपेंड ऑन किलिंग। अब क्या है बच्चों, बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी हम सबको पता है कि है इनकी, ठीक है। मगर एक दूसरी की अच्छी बात क्या है कि स्पोरोसाइडल एक्टिविटी भी है, कि हम इनसे स्पोर भी मार सकते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि हम स्पोर नहीं मार सकते, मगर इससे हम स्पोर मार सकते हैं। पर इसकी एक लिमिटेशन ये है कि हमारे को इट्स रेट ऑफ किलिंग डिपेंड अपॉन एक्सपोजर टाइम। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। हेलोजेंस के लिए बहुत सारा एक्सपोजर देना पड़ेगा, तब जाके हमारा बैक्टीरिया मरेगा। डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं आपकी स्किन के, ठीक है ये। और एयर एंड फूड यूटेंसिल्स, एयर के लिए करेंगे एंड फूड यूटेंसिल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हेलोजेंस, ठीक है, डिसइंफेक्शन के लिए। उसके बाद बात करें क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड की। क्लोरीन एंड क्लोरीन कंपाउंड का बात करें हम, क्लोरीन आइदर इन द फॉर्म ऑफ गैस और इन कम्बिनेशन विद सर्टेन केमिकल्स इज वाइडली यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। आप सबको पता है हम क्लोरीन को एज सच भी यूज़ कर सकते हैं और कम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन इज डिफिकल्ट टू हैंडल अनलेस स्पेशल इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल। तो क्लोरीन गैस तो एज सच गैस को हैंडल करना मुश्किल होता है अनलेस और अनटिल हमारे को कोई इक्विपमेंट मिले जिससे हम गैस को हैंडल कर सकें। तो हमारे पास उसका भी इलाज है। देयर आर मैनी अदर कंपाउंड्स विच आर इफेक्टिव एज कंपेरिजन टू क्लोरीन गैस विच कैन बी हैंडल्ड इजीली एंड सेफली, ठीक है। जिसको हम, जिस तरह क्लोरीन गैस आपको बताया था ना कि इजीली हैंडल, उसको हैंडल करना इजीली नहीं है, मगर ऐसे क्लोरीन के कंपाउंड्स हैं जिनको हम सेफली इजीली यूज़ कर सकते हैं। कौन से हैं वो, हाइपोक्लोराइट, आप सबने सुना होगा, CaOCl2 हाइपोक्लोराइट, ठीक है। तो अनदर कैटेगरी ऑफ क्लोरीन कंपाउंड इज क्लोरामाइन। उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्लोरीन में आती है क्लोरामाइंस, यूज्ड इन सैनिटाइजिंग एजेंट्स और एंटीसेप्टिक्स, ओके। दे आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ हाइपोक्लोराइट इन टर्म ऑफ प्रोलॉन्ग्ड रिलीज ऑफ क्लोरीन। तो ये ज़्यादा स्टेबल है हाइपोक्लोराइट से, क्यों है, क्योंकि इससे लगातार प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ क्लोरीन, इससे ज़्यादा क्लोरीन रिलीज होता रहता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू हाइपोक्लोराइट। एप्लीकेशंस क्या है इसकी, ट्रीटमेंट ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट, ETP प्लांट है उससे होती है इसकी, ठीक है। और सैनिटाइजिंग डेयरी इक्विपमेंट्स हो गया, डेयरी इंडस्ट्रीज़ के इक्विपमेंट्स इससे करते हैं आप हाइपोक्लोराइड से। और हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो 1% आप यूज़ कर सकते हैं, 1% है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। या फिर 5 to 12% लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह लार्ज स्केल कौन सा हुआ, ETP हुआ, या फिर डेयरी इंडस्ट्री में आप यूज़ कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन अगर मैं बात करूँ इसका, तो यहाँ पे देखिए, antimicrobial action of chlorine and its compounds come through the hypochlorous acid which is formed when free chlorine is added to water। तो मेन क्या है इसमें, हाइपोक्लोरिक एसिड का पहले बनना बहुत जरूरी है। और ये कैसे बनेगा, when फ्री क्लोरीन इज एडिड टू वाटर। देखिए फ्री क्लोरीन, क्लोरीन हमने डाल दिया वाटर में, उसके बाद क्या बना, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। सिमिलरली हाइपोक्लोराइड्स एंड क्लोरामाइंस अंडरगो हाइड्रोलिसिस विद फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। द द फॉर्म्ड हाइपोक्लोरस एसिड इज फर्दर डिकम्पोज्ड। अब देखिए हाइपोक्लोरस एसिड को दोबारा हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे या फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे टू फॉर्म hypochlorite HCl, देखिए formed from chlorine, hypochlorites and chloramines। अब इसमें रहता क्या है, द ऑक्सीजन रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन विच इज नेसेंट ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड थ्रू इट्स एक्शन ऑन माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट दे आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है बैक्टीरिया के अंदर उससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, किससे, नेसेंट ऑक्सीजन से। द किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड्स इज आल्सो बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन विद प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन और एंजाइम। तो क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स है और एंजाइम है, ठीक है। क्लोरीन के एक्सपोजर से वो सब के सब किल हो जाएंगे,
एक्टिविटी किसकी है मेन, नेसेंट ऑक्सीजन की, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें बनती है, सबसे पहले हाइपोक्लोरस बनता है और हाइपोक्लोरस के बाद हाइपोक्लोराइड्स और क्लोरामाइन बनते हैं जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। उसके बाद बात करें हम क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड्स, कुछ क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड्स भी हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ हैवी मेटल्स आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद सर्टेन कंपाउंड एक्सर्ट लिथल इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आपके बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ हमने आपका ये पढ़ लिया है क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका आया है यहाँ पे, इसको आप बच्चों एडिट कर लेना, ये क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड्स नहीं है, ये आपका हैवी मेटल है, ठीक है। ये मिस्टेकली यहाँ पे लिखा गया है, ये हैवी मेटल्स के बारे में अब पढ़ेंगे हम, ठीक है। इससे पहले जो था ये हमने पढ़ चुके हैं क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड्स, और ये हम पढ़ेंगे किसका, हैवी मेटल्स का। इसको आप एडिट कर लीजिएगा, हैवी मेटल, ठीक है। मोस्ट ऑफ हैवी मेटल्स आर आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद सर्टेन कंपाउंड्स एक्सर्ट लीथल इफेक्ट ऑन माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो आप सबको याद है बच्चों, मैंने आपको बताया था सैम और टैम में हम बेसिकली क्या है, हैवी मेटल यूज़ करते थे, बताया था ना स्टेनिंग में। तो वो हैवी मेटल्स कई बार क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या है, बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है, मर जाएगा। तो आपको पता है कि सैम और टैम में क्या, हम लाइव बैक्टीरिया को नहीं देख पाते, वो एक मरा हुआ बैक्टीरिया ऑब्जर्व करते हैं। उसी तरीके से ये हैवी मेटल हम यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए। और इसमें कौन कौन से यूज़ करेंगे हम, मरकरी, सिल्वर और कॉपर जो मेनली यूज़ होते हैं। मोड ऑफ एक्शन एक बार यहाँ देख लीजिए। आपको बताया था मैंने कि बैक्टीरिया के जो एंजाइम होंगे उनके पास सल्फाइड्रल ग्रुप होता है, ठीक है। हमारा मेन काम क्या है, या तो इस साइड को ब्लॉक कर दो या फिर इसको रिप्लेस कर दो। उसी तरीके से जैसे ही हमने HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड इसमें डाला, क्या होगा देखो, Hg ने बॉन्ड बना लिए S के साथ, ठीक है। तो ये एंजाइम इस वक्त इनएक्टिवेट हो गया बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। The high concentration of salt of heavy metals coagulate cytoplasmic protein resulting in death of cells। तो मरते कैसे हैं बैक्टीरिया, कोगुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन है, वो खत्म हो जाएंगे तो बैक्टीरिया मरेगा, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन ही तो मशीनरी है, ठीक है, जिसके कारण बैक्टीरिया अपनी हरकतें कर रहा है, ठीक है, रेप्लिकेशन हो रही है, सारी चीज़ें। एप्लीकेशंस की अगर बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक मर्क्यूरोक्रोम्स, ये हम मर्करी से रिलेटेड कंपाउंड्स वो पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मर्क्यूरोक्रोम्स आगे, मेटाफेंस आगे, ठीक है। यूज्ड इन क्यूटेनियस एंड म्यूकोजल सरफेस, ठीक है, उनके अगर डिसइंफेक्टेंट एज यूज़ कर सकते हैं हम क्यूटेनियस और म्यूकोजल सरफेस पे, मर्क्यूरोक्रोम और मेटाफेन को। सिल्वर कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट हो गया, सिल्वर लैक्टेट हो गया। द आइज ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज आर ट्रीटेड विद 1% ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू प्रिवेंट गोनोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। तो गोनोकोकल इन्फेक्शन से बचाने के लिए 1% सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं हम स्मॉल बेबीज में। कॉपर कंपाउंड्स लाइक कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट स्यूड अगेंस्ट एल्गे एंड मोल्ड इन्फेक्शन। एक बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जो अदर देन बैक्टीरिया भी काम आ सकता है, वो कौन सा है, कॉपर कंपाउंड, जो कि एल्गे और मोल्ड इन्फेक्शन को मारने के लिए काम आते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है। बोर्डेक्स मिक्सचर आपने सुना होगा +1 +2 में कि यूज़ करते हैं हम, ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये होता है आपका एंटी फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, और स्पेसिफिकली प्लांट डिजीज में, ठीक है, हम ये यूज़ कर सकते हैं कॉपर कंपाउंड्स। उसके बाद हम डाइज की बात करते हैं, ठीक है। डाइज भी हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये भी केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स ही हैं, ठीक है। डाइज में क्या है, दे आर टू क्लासेस ऑफ डाइज, दो क्लासेस कौन कौन सी है, ट्राइफिनाइल मीथेन और एक्रिडिन डाई, ठीक है, जिनकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं। द एग्जाम्पल ऑफ ट्राई फिनाइल मीथेन एंड, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन किस क्या है इनके एग्जाम्पल, एक है आपका मेलाचाइट ग्रीन, ठीक है, मेलाचाइट ग्रीन, ब्रिलियंट ग्रीन एंड क्रिस्टल वॉयलेट। इसके 3 एग्जाम्पल है, कौन कौन से, ट्राइफिनाइल मीथेन के 3 एग्जाम्पल हैं, मेलाचाइट ग्रीन, ब्रिलियंट ग्रीन और क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर मोर सेंसिटिव टू देम एज कम्पेयर टू नेगेटिव वन, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव के लिए ये ज़्यादा घातक है, ज़्यादा खतरनाक है एज कंपेरिजन टू ग्राम नेगेटिव, ठीक है। बिकॉज दे इंटरफेयर विद सेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बैक्टीरिया की सेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान ये इंटरफेयर करते हैं ये डाइस, तभी इनके लिए ज़्यादा नुकसान है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अब एक्रिडिन डाई की बात करें हम, ठीक है,
कौन कौन सी बताई थी मैंने, ट्राइफिनाइल मीथेन और एक्रिडिन डाई बताई थी ना। ट्राइफिनाइल मीथेन में मेलाचाइट ग्रीन, ब्रिलियंट ग्रीन और क्रिस्टल वॉयलेट है। और एक्रिडिन डाई की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन से है, एक्रीफ्लेविन है और ट्रिप्टोफ्लेविन है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक डिजाइन की गई कौन से बैक्टीरिया को मारने के लिए, स्टेफिलोकोकाई और गोनोकोकाई को, ओके। उसके बाद सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात करें, ये भी आपका यूज कर सकते हैं हम एज ए डिसइंफेक्टेंट, ओके। केमिकल डिसइंफेक्टेंट जनरली यूज टू क्लीन द सरफेस, ठीक है। हाउ एवर सोप आर पुअर डिटर्जेंट इन हार्ड वाटर। आप सबको पता है कि बच्चों एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। लेदर क्या होता है, लेदर बनाना मतलब झाग बनाना, झाग किस में बनती है, सॉफ्ट वाटर में। और झाग हार्ड वाटर में नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं हार्ड वाटर में, ठीक है। तो उसके कारण झाग नहीं बनेगी। अगर झाग बनेगी तो क्या है, उसके कारण हमारा सरफेस साफ होएगा। तो सॉफ्ट वाटर एज ए डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ कर सकते हैं, मगर हार्ड वाटर को नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए, इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, synthetic detergent. For this reason, surfactant and synthetic detergents are manufactured, ठीक है। केमिकली डिटर्जेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, किस किस में देखा जाए तो डिवाइड करते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। एनायनिक डिटर्जेंट्स में कौन कौन से एग्जांपल आ गए, आपका सिंपल सोप आ गया या सोडियम लोरियल आ गया सल्फेट, ठीक है। कैटायनिक डिटर्जेंट में आपके कौन कौन से आ गए, सिटाइल पायरेमिडीनियम क्लोराइड आ गया आपका, ठीक है। तो ये हैं आपके एग्जांपल्स सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के, क्योंकि ये भी तो सरफेस साफ ही कर रहे हैं, डर्ट या ग्रीस या फिर जो भी बैक्टीरिया होंगे उनको साफ कर देंगे वहाँ से, ठीक है। तो ये भी आपके केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स में आ गए। उसके बाद आते हैं आपके क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, QAC से भी नाम से जाना जाता है इनको, QAC क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स। मोस्ट कंपाउंड ऑफ जर्मिसाइडल कैटाइनिक डिटर्जेंट्स आर QAC। तो कैटाइनिक डिटर्जेंट कौन से होते हैं, मैक्सिमम है, उनको क्यूएसी बोला जाता है, ठीक है। एंड वर्किंग एफिशिएंट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और सबसे ज़्यादा जो बहुत अच्छे हैं ये किसके अगेंस्ट है, ग्राम पॉजिटिव। ऑल्दो ग्राम नेगेटिव के लिए भी काम करेंगे, मगर सबसे ज़्यादा किसके लिए हैं, ग्राम पॉजिटिव के लिए इफेक्टिव है। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो क्या रहता है इनका मोड ऑफ एक्शन, वही सिमिलर, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इंटरफेरेंस विद ग्लाइकोलाइसिस एंड मेम्ब्रेन डैमेज। ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, पायरुवेट नहीं बनेगा तो खत्म हो जाएंगे बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे ये क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स। एप्लीकेशंस की अगर बात करें, एप्लीकेशंस में क्या आएंगे, जर्मिसाइड एक्शंस आएगा, ठीक है। एप्लीकेशंस में अब क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखिए, इसमें क्या क्या है, जर्मिसाइडल एक्शन है, लो टॉक्सिसिटी है, हाई सॉल्युबिलिटी है इन वाटर, नॉन कोरोसिव है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी एक अच्छा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जनरेट करती है, ठीक है, जो कि उनको क्या बनाता है, एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट बनाएगा और एक सैनिटाइजिंग एजेंट बनाएगा, ठीक है। और क्या इनका यूज़ इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, ऑप्थेल्मिक जो आंखों में डालते हैं सॉल्यूशन, उसमें यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, क्लीनिंग ऑफ फूड एंड बेवरेजेस यूटेंसिल्स, ठीक है। जो आपके ड्रिंक्स होते हैं उनको धोने के लिए, क्लीनिंग फ्लोर वॉल्स एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके गैसियस एजेंट, कुछ गैसियस एजेंट्स भी हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट हीट डैमेज ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, एग्जाम्पल प्लास्टिक सिरिंजेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एपरेटस, कैथेटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्या है बच्चों, प्लास्टिक वेयर की हम हीटिंग से स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते, आप सबको पता है, क्योंकि हीट से ही खराब हो जाएंगे। तो हम क्या है, गैसेस एजेंट्स यूज़ करते हैं। तो गैसेस एजेंट्स में कौन कौन सी गैसेस हैं, इथिलीन ऑक्साइड होगी, बेटा प्रोपानोलैक्टोन हो गया और फॉर्मेल्डिहाइड। मेन तरीके से ये तीन यूज़ करते हैं हम। मोड ऑफ एक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड क्या रहता है, आप ये देखिए सबसे पहले, इट इंटरेक्ट्स टू प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ओके, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से इंटरेक्ट करेंगे और बैक्टीरिया को मार देंगे। इथिलीन ऑक्साइड की अगर बात करें और बीटा प्रोपानोलैक्टोन की बात करें, इनका एक कॉमन प्रिंसिपल है, वो क्या है, ये अल्काइलेशन रिएक्शन कोज करते हैं विच अल्टीमेटली इनएक्टिवेट द सल्फाहाइड्रल ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम। दोबारा से वही सल्फाहाइड्रल ग्रुप जो था हमारे पास, उसको तोड़ना है हमने, तो ये इसको तोड़ देंगे या फिर रिप्लेस कर देंगे किसी और ग्रुप से, और आपका बैक्टीरियल एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, ओके। तो थैंक यू, ये आज का टॉपिक था। इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक स्टरलाइजेशन से बचेगा, उसमें आएगा आपके मैकेनिकल मेथड्स, जिसमें हम फिल्ट्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो उसके बाद आपका इस लास्ट पीपीटी के बाद आपका सेकंड यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा।